ऋषभ ने अब पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। उसने अब सड़क के एक ओर गाड़ी रोक दी। तारा को जब पता चला कि ऋषभ कहीं चला गया है तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का है ही ऐसा। वैसे तो हर वक्त दोस्ती की नुमाइश करता था और अब अपने दोस्त की शादी से ही चला गया। पहले तो बड़ा कहता था कि देव और मौली की शादी कराएगा, तो अब क्यों भाग गया। ऋषभ गाड़ी से निकला और पीछे का दरवाजा खोल गुस्से से उस इंसान से बोला, तू पहले बाहर निकल फटाफट से। वह इंसान गाड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में गन देख ऋषभ ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं मारा। मुझ पर गोली चलाएगा? ठीक है, मैं भी तो देखूं तुझमें कितनी हिम्मत है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरी हरकतें चोरों वाली हैं। एक तो पहले से ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से तेरी ये बचकानी हरकतें। तुम सभी को मेरे ही हाथों मरना है तो यही सही। सामने खड़ा नमन बोला, आपको जितना मारना है मार लो, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरे कबीर भाई का सपना पूरा करना है हमें। अगर आप घर वापस नहीं चले तो देव भाई शादी नहीं करेंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे शक था आप पर कि गुस्से में कुछ भी कर सकते हो, इसलिए पहले ही गाड़ी में छिप कर बैठ गया था। आपको वापस चलना ही होगा। ऋषभ झल्लाकर बोला, तुम सारे के सारे पागल हो क्या? एक शेर तो दूसरा सवा शेर, और यह क्या रट लगा रखी है कि घर चलो। अगर मैं घर चला गया तो यह पंडित जी ने जो सामान मंगाया है वह कौन लाएगा? नमन यह सुनकर हैरान रह गया। मतलब आप मार्केट जा रहे थे? ऋषभ, अभी तक तो यही लग रहा था, लेकिन तूने मुझ पर गन तान रखी है तो सोच रहा हूँ कि पहले तुझे शमशान पहुंचा दूं। नमन ने अब गन नीचे कर ली। सॉरी भाई, वो आपकी और देव भाई की बातें सुनी तो मुझे लगा कि। ऋषभ, मैं भाग रहा हूँ, है ना? नमन ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ, जी तो करता है कि तेरा गला दबा दूं, बेवकूफ कहीं का। पता नहीं माँ कैसे झेलती है तुम सभी को। चल बैठ गाड़ी में फटाफट, वापस भी जाना है। मैं गुस्से में कुछ भी बोल दूंगा तो क्या तुम मेरी हर बात सच मान लोगे? नमन जल्दी से पीछे वाली सीट की तरफ बढ़ा कि ऋषभ ने उसे टोका, कहाँ जा रहा है? मैं ड्राइवर हूँ तेरा, या फिर पीछे से फिर से गन लगानी है तुझे? चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठ। नमन अब बगल वाली सीट पर बैठ गया। ऋषभ भी गाड़ी में आ बैठा और ड्राइविंग करने लगा। उसे घर से बार बार फोन आने लगे, लेकिन उसने किसी का फोन नहीं उठाया। नमन, भाई फोन तो उठा लो। ऋषभ ने गुस्से से नमन की ओर देखा, तुझे ही ना उठा दो दुनिया से? नमन, सॉरी। ऋषभ, करने दे फोन, होने दे परेशान। मेरी नाक में दम करके रखा था ना इन सभी ने। एक गलती करता है उसे सुधारो तो पता चलता है कि दूसरे ने रायता फैला दिया। उसे सही करने जाओ तो पता चलता है कि तीसरे ने अलग खिचड़ी पका रखी है। मानो मैं तो पैदा ही इनकी गलती सुधारने के लिए हुआ हूँ, फिर बुरा भी मैं ही बनूं और प्रवचन भी मैं ही सुनूं। ऋषभ को यूं बड़बड़ाते देख नमन मुस्कुराते हुए बोला, कितना गुस्सा करते हो आप, सही नाम रखा है आपका, रावण रॉ। ऋषभ ने उसे घूर के देखा, हाँ अब तू भी उड़ा ले मजाक। यह सुनकर नमन अब चुप हो गया। लगभग 30 मिनट हो चुके थे, सभी परेशान थे। तभी एक आवाज सबके कानों में गूंज उठी, क्या हुआ, हल्दी नहीं करनी? रोहन, करनी है, लेकिन ऋषभ भाई तो। कहते हुए वह उस ओर मुड़ा तो चुप हो गया। अब अंश खुशी से उछल गया, चाचू आ गए, चाचू आ गए। ऋषभ ने अब मुस्कुराते हुए अंश को गोद में उठा लिया। माँ, कहाँ था तू? ऋषभ, काम से गया था। देव, तू तो कह रहा था कि जा रहा है। ऋषभ, तो ये थोड़े ही कहा था कि लौट कर नहीं आऊँगा। जाना होगा तो कब चला जाऊँगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। सभी अब हंस पड़े। देव अब भी उसकी नज़रों में गुस्सा देख सकता था। रश्म शुरू हो गई थी। देव और मौली की नज़र अब ऋषभ पर ही टिकी हुई थी कि सच में यह कहीं चला ना जाए। वह सबसे पीछे एक और खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था और जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह जैसे ही थोड़ा इधर उधर होता तो दोनों परेशान हो जाते। अब मंजीत को देव ने इशारे से ऋषभ पर हर वक्त नजर रखने को कह दिया। साहिबा, रोहन, मंजीत वगैरह सब ने दोनों को हल्दी लगा दी, यहाँ तक कि अंश ने भी। राधा माँ ने तारा को अब हल्दी लगाने को कहा। वह मौली के पास आ बैठी। मौली, तू नाराज है मुझसे? तारा यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अब तो छाकर भी नहीं हो सकती, जिंदगी भर साथ जो रहना है ये तो रोज का होने वाला है। दोनों अब हंस पड़ी। देव और ऋषभ उन्हें देख रहे थे। तारा उठकर अब देव के पास आई। देव, मौली को तो माफी मिल चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी मिल जाए। तारा, सोचूंगी कि करना क्या है तुम्हारा। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। कुछ वक्त बाद जब ऋषभ वहां से जाने को हुआ कि देव ने उसे पुकारा, ऋषभ, तू नहीं लगाएगा अपने दोस्तों को हल्दी? ऋषभ ने देव की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा दिया।
ऋषभ कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी ओर बढ़ चला। ऋषभ आगे बढ़ देव के पास आ बैठा। देव धीरे से बोला, तू ऐसे शांत अच्छा नहीं लगता। रावट रॉय बनकर घूमता है तो ही अच्छा लगता है। कहते हुए उसने ऋषभ के गाल पर हल्दी लगा दी। ऋषभ नाराज सा बोला, कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि तू ऐसी हरकतें करेगा। मारूंगा भी पकड़कर तुझे। देव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मेरी इज्जत का दिवाला निकालेगा क्या सभी के सामने? ऋषभ ने देव को हल्दी लगाई। तुम लोगों ने तो मेरी इज्जत का दिवाला निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझसे उम्मीद कर रहे हो। मौली खामोशी से ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ ने उसकी ओर देखा और आगे बढ़ा। उसे अपने पास आता देख मौली मुस्कुरा दी। ऋषभ उसके पास आ बैठा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जहर घोलकर मुस्कुरा रहे हो तुम दोनों, लेकिन क्या करूं, मैं पागल नहीं हूं तुम लोगों की तरह। मौली, जानती हूं कि तुम हम सबसे अलग हो। ऋषभ मौली को अब हल्दी लगा उठा। उसकी नज़र वहीं खड़ी तारा पर पड़ी, जो किसी से कुछ बातें करने में लगी थी। वह जानता था कि तारा जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है, जो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। वह वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। ऋषभ के जाने के बाद तारा ने उसकी ओर देखा। कुछ पल तक वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर अपने काम में लग गई। राधा माँ ऋषभ के पास आई। तूने तो हमें डरा ही दिया था, बता नहीं सकता था कि बाहर गया है काम से। ऋषभ ने माँ की साड़ी से अपना चेहरा पोंछा। डर तो अब लगेगा आपको, जब आपकी साड़ी से यह हल्दी का दाग नहीं जाएगा। आप जब भी इसे देखोगे मुझे ही याद किया करोगे। माँ उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। तू कभी नहीं बदलेगा। ऋषभ गंभीर होकर बोला, मैं कभी नहीं बदलूंगा माँ। उसने माँ को गले से लगा लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपको ऐसा ही पसंद हूँ। माँ, सही कहा तूने। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। पता नहीं कभी मेरा नंबर आएगा भी या नहीं। ऋषभ माँ उसकी ओर देखने लगे। रोहन, और नहीं तो क्या। पहले तो सारा प्यार सिर्फ कबीर भाई के लिए था माँ का, लेकिन अब तो 5-5 बच्चे आ खड़े हुए। मुझ तक पहुँचते पहुँचते माँ का सारा प्यार खत्म हो जाता है। ऋषभ, बात तो तेरी सही है यार। देव के पास खड़ा मंजीत धीरे से उससे बोला, देख तो कितना मुस्कुरा कर बात कर रहा है और हमसे कैसी नाराजगी दिखा रहा है। देव, दिखाएगा ही, हमने गलत जो किया है उसके साथ। शाम को घर में लोगों की शोर शराबे से तंग ऋषभ सुकून के साथ ऊपर टेरेस पर आ बैठा था। वह खामोश सा अपनी रिंग को निहारे जा रहा था। कुछ देर बाद देव मंजीत उसे ढूंढते हुए वहां आए। उन्होंने जब उसे उदास बैठे देखा तो वो उसके पास आ खड़े हुए। मंजीत, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है मेरे हीरो? ऋषभ अभी भी खामोश सा बैठा रहा। देव और मंजीत दोनों उसके दोनों ओर बैठ गए। देव, माफ़ कर दे भाई, तेरी नाराज़गी और सहन नहीं होती। मंजीत, एक तो वैसे ही जैसे जैसे शादी करीब आ रही है, अपने कबीरे की याद भुलाई नहीं भूल रही। अब तू भी ऐसे बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देव ने उसके कंधे पर सिर रख लिया। तुझे पता है ऋषभ, हम तीनों अक्सर रातों को यूं ही खुले आसमान के नीचे बैठ जाया करते थे और दिल खोल कर बातें करते थे। कबीर अपना थोड़ा कम ही बोलने वाला था और हम दोनों दिन भर बकबक करते। वह बस चुपचाप हमारी बातें सुनता रहता। एक बार एक कैडेट की गलती की वजह से चोट लग गई। मैंने उसे बहुत मारा, जिससे उसका हाथ भी टूट गया। कबीर खुद बहुत नाराज हुआ था मुझसे, बात करनी बंद कर दी, लेकिन मुझे सजा से भी बचा लिया। ऐसा था मेरा यार। कहते हुए देव मुस्कुरा दिया। मंजीत, मैं और देव तो बहुत लड़ते थे उसके ऊपर। यह मुझसे जलता था कि मैं उससे कबीर ना छीन लूँ, लेकिन ऊपर वाले ने उसे ऐसे हमारे हाथों से निकाला कि हम जिंदगी भर के लिए खाली हाथ रह गए। मंजीत के आंसू निकल पड़े। वह रुंधे गले से बोला, हम आर्मी वाले हैं तो क्या हमारे पास दिल नहीं होता? आज भी उस वक्त को भुला नहीं पाता हूँ जब खून से लथपथ पड़ा था मेरा यार। सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऋषभ शांत सा उसकी बात सुन रहा था। मंजीत अब उसके कंधे पर सिर रख चुपचाप रोने लगा, लेकिन ऋषभ को अपने भीगे कंधे से इस बात का पता लग रहा था। देव, उसके जाने से पहले मैंने सपना देखा था, जिसका मतलब मैं तब नहीं समझ पाया। अब सोचता हूँ कि काश तभी समझ जाता तो शायद यह सब नहीं होता। ऋषभ, सपना? कैसा सपना? देव, यही कि कबीर मेरी तरफ से मुंह मोड़कर जा रहा है। मैं उसे बुला रहा हूँ लेकिन वह रुक नहीं रहा। असल में भी तो वही हुआ ना, वो मुझे छोड़कर चला गया और मैं उसकी सूरत तक नहीं देख पाया। ऋषभ कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, जब तुम लोगों को इतनी तकलीफ होती है तो उसको कितनी हुई होगी। दोनों अब ऋषभ को देखने लगे। ऋषभ, जैसे तुम लोगों को तकलीफ हुई कबीर का साथ छूटने से, लेकिन बाकी रिश्ते तो तुम्हारे साथ थे ना। जरा सोचो, आखिरी वक्त कबीर पर क्या गुजरी होगी जब उससे एक साथ सारे रिश्ते छूट रहे थे। ठीक वैसे ही मेरे बाबा पर क्या गुजरी होगी उस आखिरी वक्त पर।
तीनों दोस्त अब सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद ऋषभ जैसे होश में आया। उसने खुद को संभाला और बोला, तुम लोग खुद उदास बैठे हो और मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। हटो दोनों, चैन से बैठने भी नहीं देते। ऋषभ उठने को हुआ कि देव और मंजीत ने उसे पकड़ लिया और खींचकर वापस बैठा दिया। देव मुस्कुरा दिया, कबीर तो चला गया लेकिन तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। मंजीत, हाँ, बड़ी मुश्किलों से मछली जाल में फंसी है। ऋषभ हंस पड़ा, चलो जाओ, माफ़ किया तुम्हें। मंजीत अब खुशी से ताली बजाने लगा, यह तो बहुत ही बड़ा काम किया है तूने, तो चलो दोनों दोस्त इसी बात पर एक गाना सुना दो। देव, अब इस वक्त? मंजीत, तो क्या हुआ, शादी वाला घर है तो ऐसे वक्त पर तो सब चलता है। देव, ठीक है, पहले ऋषभ गाएगा। ऋषभ, मैं क्यों, तू गा। देव, शादी है मेरी तो तुम लोगों का फर्ज बनता है बुरे वक्त में मेरा साथ देना। तीनों दोस्त हंसने लगे। ऋषभ, चल मैं शुरू करता हूँ, फिर तुम दोनों मेरे साथ साथ गाना। मंजीत, ठीक है। ऋषभ अब एक गाना गाने लगा और मंजीत, देव उसका साथ देने लगे। नीचे सभी लोगों के कानों में जब उन तीनों के गाने की आवाज़ें पड़ी तो वे मुस्कुराने लगे। शिखा, ये देखो, तीनों की अपनी महफिल शुरू हो गई। राधा माँ, भगवान करे इनका प्यार और साथ हमेशा यूं ही बना रहे। मौली, तारा और साहिबा एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा दी। बाद में तीनों दोस्त नीचे आ गए। सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषभ अंश को ढूंढने लगा। उसे तारा के कमरे से कुछ आवाज़ आई। वह सोचने लगा कि तारा तो बाहर बैठी है। फिर वह उस ओर चल पड़ा। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा तो अंश वहाँ खेल रहा था। वह मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। क्या चल रहा है? अंश, मैं पेपर से प्लेन बनाकर उड़ा रहा हूँ, आप भी आ जाओ, दोनों साथ साथ खेलेंगे, देखते हैं किसका दूर तक उड़ता है। ऋषभ, ठीक है। दोनों अब खेलने लगे। थोड़ी देर बाद ऋषभ ने मुस्कुराते हुए अंश से पूछा, इतने सारे पेपर्स आप लाए कहाँ से? अंश, तारा चाची की अलमारी से, ये खुली हुई थी, मुझे पेपर मिले तो मैंने प्लेन बना लिए। चाची शब्द सुनकर एक बार को तो ऋषभ हैरान सा उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपसे किसने कहा कि तारा आपकी चाची है? अंश, माँ ने कहा है कि आप मेरे चाचू हो तो मेरी चाची तारा चाची हैं। ऋषभ हंस पड़ा। अब उसका ध्यान उन पेपर्स वाली बात पर गया। उसने अब अपने हाथ में लगे प्लेन वाले कागज को खोलना चाहा कि अंश ने उसके हाथ से उसे खींचा। चाचू दो ना, उड़ाना है। कि उस कागज के दो टुकड़े हो गए। ऋषभ ने अब वह कागज का टुकड़ा खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो वही तलाक पेपर्स थे जो उसने तारा को दिए थे। वह मन ही मन सोच में पड़ गया, ये क्या किया अंश ने? अगर तारा को पता चल गया तो फिर से बवाल खड़ा कर देगी। तभी तारा कमरे में आ खड़ी हुई। ऋषभ अब हड़बड़ा गया और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। क्या बिगाड़ा है मैंने भगवान आपका? हर बार मुझे ही इस लड़की के गुस्से का शिकार बना देते हो। जिंदगी झंड बनकर रह गई है मेरी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि बस अब और बेइज्जत मत करवाना। तारा को अब ऋषभ को देखकर शक हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है। वह अंदर आई। क्या हो रहा है यहाँ? अंश, हम प्लेन बनाकर खेल रहे हैं और पता है मैंने ये पेपर्स कहाँ से लिए? तारा, कहाँ से? अंश कुछ बोलता कि ऋषभ ने उसका मुंह बंद कर दिया। बस कर छोटे मंजीत, तू कितना बोलता है, चलो हम बाहर जाकर खेलते हैं। तारा की नज़र अब खुली अलमारी पर पड़ी तो हैरान रह गई। उसने अब जल्दी से बढ़ अंश को ऋषभ से अपनी तरफ ले लिया। तारा, अंश ये पेपर तो दिखाओ जरा। कहते हुए उसने अंश के हाथ से पेपर वाला प्लेन लेकर खोला तो हैरान रह गई। ऋषभ समझ गया कि अब यह लड़ाकू लड़की उसका दिमाग खाएगी। तारा उठ खड़ी हुई और गुस्से से ऋषभ को देखने लगी। तो इन पेपर से प्लेन बनाकर उड़ाए जा रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? ऋषभ मन ही मन सोचने लगा। लो, हो गए प्रवचन शुरू। अंश, नहीं चाची, ये पेपर्स मैंने निकाले थे। तारा, तुम इतना नीचे गिर गए कि एक बच्चे को भी अपने साथ मिला लिया। अंश, आपकी अलमारी पहले से खुली थी। तारा, तुम चुप करो बच्चे, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, और मैं चाची नहीं हूँ तुम्हारी। अंश, जब ये मेरे चाचू हैं तो आप मेरी चाची हुई ना। तारा, ये भी आपको इन चाचू ने ही बोला होगा, है ना? ऋषभ अब गुस्से से बोलने को हुआ कि अंश गुस्से से तारा से बोला, आप क्यों दिन भर मेरे चाचू से लड़ते रहते हो? मुझे माँ ने बताया था ये मेरे चाचू कितने स्वीट हैं, लेकिन आप तो हर बात पर लड़ती रहती हो। कल भी आपने ही मेरे चाचू को गुस्सा किया था, मैंने सब सुना था कल। तारा और ऋषभ हैरान से उस मासूम अंश को देखने लगे। ऋषभ, बड़े से ऐसे बात नहीं करते बच्चे, वरना फिर कोई कहेगा कि मैंने आपको सिखाया है। अंश, नहीं चाचू, ये ना आपको पिकाचू समझती हैं। चाची, पिकाचू बहुत अच्छा है चाचू की तरह, पर जब वो गुस्सा करता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। मेरे चाचू भी जब गुस्सा करेंगे तो आप डर जाओगे, लेकिन आप इनकी दोस्त हो इसलिए आप पर गुस्सा नहीं करते।
आपको भी तो स्वीट बनना चाहिए ना, जैसे आप मेरे साथ रहते हो। देखो तो कितने दुखी हैं मेरे प्यारे चाचू। तारा और ऋषभ अंश को ऐसे गुस्सा करते देख हैरान थे। तारा, सही कहता है मंजीत तुम्हें, चाचू का चमचा। वह अब कमरे से बाहर निकल गई। ऋषभ ने अंश को गोद में उठा लिया। शाबाश मेरे हीरो, आज तो तूने एक तीर से दो शिकार कर दिए। मुझे उस लड़ाकू चाची से भी बचा लिया और उसे डांट कर भी भगा दिया। अंश, अभी जब भी चाची आपको तंग करें मुझे बता देना, मैं आपको फिर से बचा लूंगा। ऋषभ हंस पड़ा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये पिकाचू कौन है? अंश हैरानी से ऋषभ को देखने लगा। आपको नहीं पता? अरे वो कार्टून है। ऋषभ, क्या कार्टून? खैर चलो कोई बात नहीं, आज आपने बचा लिया मुझे तो यही काफ़ी है। सारे दिन तारा और ऋषभ एक दूसरे से अलग नाराज से घूमते रहे। रात को माँ तारा को अपने साथ कमरे में ले गईं। थोड़ी देर बाद ऋषभ भी माँ के पास पहुंचा। आपने बुलाया माँ? तभी उसकी नज़र तारा पर पड़ी। तारा भी उसी को देख रही थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है। माँ ने फटाफट से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दोनों को अपने पास बैठाया। देखो, तुम दोनों मेरे सबसे समझदार बच्चे हो और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ऋषभ, माँ ये इमोशनल ड्रामा बंद करिए, साफ साफ कहिए कि क्या कहना चाहते हैं आप। माँ ने ऋषभ को एक हल्की सी चपत लगाई। हाँ जानती हूँ, तू तो कुछ ज़्यादा ही होशियार बच्चा है मेरा। देखो, कल तुम लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि यह तुम्हारा आपस का मामला है। लेकिन इसे जितनी जल्दी हो सके सुलझा लो, वही अच्छा रहेगा। घर में इतने सारे लोग हैं, उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम दोनों के बीच की अनबन को पता करने में। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है, वरना सभी लोग बातें बनाएंगे कि अभी तो सगाई हुई है और इनका अभी से लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। दो लोग ऋषभ की तरफ से बोलेंगे और दो तारा की तरफ से। लोगों को आपस में बातें करने का मौका देना ही क्यों? दोनों चुपचाप माँ को देख रहे थे। माँ, अब तुम दोनों आपस में बैठकर बातें करो और अपनी परेशानी को जल्दी से सुलझा लो। यूँ छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाना बंद करो, कहकर वह कमरे से बाहर निकल गईं। ऋषभ और तारा दोनों चुपचाप बैठे थे। ऋषभ सोच रहा था, मैं क्यों बोलूं पहले, इसकी बातें भी सुनूं और मनाऊं भी मैं। हर बार मैं नहीं झुक सकता। तारा गुस्से से ऋषभ को देख रही थी। इसका सारा सच मेरे सामने आ गया है, लेकिन तब भी इस लड़के ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। सॉरी तो दूर, अपनी गलती भी नहीं मान रहा। अब तो तलाक के पेपर्स भी नहीं छोड़े इस रावण ने। दोनों अब एक दूसरे के पहले बोलने का इंतजार करने लगे।